क्लास 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 भारत की जलवायु। कार्ले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोजस्य शोभरहित ब्रह्मणास्यन्तु निर्भया। वर्षा समय पर हो, पृथ्वी अन्न से समृद्ध हो, यह देश अशांति रहित हो, विद्वान लोग भय रहित हो। ये सुभाषितानी का लिखा हुआ है स्टेटमेंट। महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय जलवायु को कौन कौन से तत्व विविध बनाते हैं? मानसून क्या होता है, यह कैसे बनता है? जलवायु का समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार रहने में किस प्रकार सहायता करती है? जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके परिणाम क्या क्या होते हैं? मौसम, ऋतुएं एवं जलवायु। जलवायु एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग लोग सामान्यतः दैनिक बातचीत में करते हैं। प्रायः इसका तात्पर्य मौसम से होता है, जलवायु से नहीं। दोनों में क्या अंतर है? मौसम वह है जिसे हम प्रतिदिन या हर घंटे अनुभव करते हैं, जैसे वर्षा, तेज धूप या तेज हवा। यह समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। दूसरी ओर जलवायु मौसम का वह प्रतिरूप है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में लंबे समय तक, कम से कम कई दशकों तक अनुभव किया जाता है। ये प्रतिरूप क्षेत्रानुसार अलग अलग होते हैं। इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार की जलवायु पर चर्चा करें, आइए संक्षेप में ऋतुओं के विषय में जान लें। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, जिससे ऋतुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक ऋतु कुछ महीने तक रहती है और प्रतिवर्ष पुनः आती है। जैसा कि हम जानते हैं, एक वर्ष में अनेक ऋतुएं होती है, जैसे बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, शरद और शीत। ये ऋतुएं क्रमशः एक चक्र के रूप में आती है। अब प्रश्न उठता है कि ऋतुओं का संबंध मौसम से है या जलवायु से? इसका उत्तर है दोनों से। मौसम ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता है, जो गर्मी में शुष्क एवं गर्म और मानसून में आर्द्र और वर्षा वाला होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष की ऋतुओं के प्रतिरूप का वहाँ की जलवायु से गहरा संबंध होता है। विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में 4 मुख्य ऋतुएं होती है: बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत। यद्यपि इन 4 ऋतुओं के साथ ही भारत में वर्षा ऋतु भी होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा एक वर्ष में विशिष्ट समय में वर्षा ऋतु का मानसून में ही होता है। पारंपरिक रूप से भारत के अनेक भागों में संपूर्ण वर्ष 6 ऋतुओं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीतपूर्व और शिशिर यानी शीत ऋतु में विभाजित किया गया है। विशिष्ट त्यौहार एवं रीति रिवाज इन 6 ऋतुओं से संबंधित है, जैसे बसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा। यदि हम अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि मानव, पौधे और पशु जीवन ऋतुओं के साथ सामंजस्य में हैं। हम जो फसल उगाते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये सभी मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। क्षेत्रानुसार बसंत की शुरुआत में कुछ पेड़ और झाड़ियाँ खिलती है, कुछ स्थानों पर वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं या शरद ऋतु के आते ही अपना रंग बदल लेते हैं, और कुछ पशुओं के शरीर पर ठंड के महीनों में घने बाल विकसित हो जाते हैं। आइए पता लगाएं आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है। अपने कारणों सहित इस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। आपके क्षेत्र में ऋतुओं से जुड़ी विशेष घटनाओं का पता लगाने के लिए 3 या 4 विद्यार्थियों के समूह में चर्चा कीजिए। इनसे संबंधित गीत, उत्सवों से संबंधित भोजन, विभिन्न ऋतुओं से संबंधित प्रचलित प्रथाएं आदि को लिखिए और कक्षा के साथ साझा कीजिए। क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन से वृक्ष शीत ऋतु के आगमन से पूर्व अपना रंग बदलते हैं? क्या ऐसे वृक्ष हैं जो इस समय अपने पत्ते गिरा देते हैं? आपके विचार में ऐसा क्यों होता है? इन वृक्षों के स्थानीय नामों का पता लगाएं और उनके विषय में लिखिए। सामान्यतः जलवायु लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है। हालांकि वैज्ञानिक हाल के दशकों में विश्व की जलवायु में परिवर्तन का अंकन कर रहे हैं। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इसमें से
कई परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप हो रहे हैं। आइए पुनरावलोकन करें। मौसम वह है जिसे हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जैसे तेज हवाएं, वर्षा, गर्मी, सूखा आदि। ऋतुएं प्रतिवर्ष आती है और प्रत्येक ऋतु में किसी स्थान का मौसम भिन्न होता है। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसमी प्रतिरूप है। विश्व में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब हम भारत में पाई जाने वाली जलवायु के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे। भारत में जलवायु के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है। यह बात इसकी जलवायु के बारे में भी उतनी ही सत्य है। उत्तर में हिमालय पर्वतों में अल्पाइन जलवायु मिलती है, जहाँ शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी और बर्फीली होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है। अल्पाइन शब्द आल्पस से आया है, जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। संभवतः यहीं पर आपको भारत में सबसे अधिक मोटे कपड़े पहने लोग देखने को मिलेंगे। हिमालय के निचले क्षेत्रों और भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु प्रायः समशीतोष्ण यानी टेम्परेट कही जाती है, क्योंकि सर्दियाँ कम ठंडी होती है और गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म नहीं होती है। यहीं पर हमें कई पर्वतीय पर्यटन स्थल मिलते हैं, जहाँ मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से राहत पाने के लिए प्रायः लोग आते हैं। उत्तरी मैदानों में जलवायु उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल है, जहाँ ग्रीष्मकाल अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु ठंडी होती है। यहीं पर भारत का अधिकांश गेहूँ उगाया जाता है। पश्चिम में थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क होती है, जहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें ठंडी और वर्षा बहुत कम होती है। वहाँ के लोग जल संग्रह करने और बचाने के लिए अनोखे उपाय विकसित किए हैं। पश्चिमी तटीय पट्टी में मानसून के महीने में भारी वर्षा होती है, जिससे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है, जो चावल और मसालों की खेती के लिए अनुकूल है। मध्य दक्कन पठार के जलवायु अधिकांश शुष्क, जिसमें ग्रीष्मकाल गर्म, सर्दियाँ हल्की ठंडी और वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा होती है। पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्की सर्दी और मानसूनी हवाओं द्वारा नियंत्रित अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु का अनुभव होता है। आप इनके विषय में आगे पढ़ेंगे। नोट: आप उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय शब्दों का अर्थ आगे समझेंगे, जो उष्णकटिबंधीय कहे जाने वाली दो विशेष समानांतर अक्षांश रेखाओं से संबंधित है। जलवायु निर्धारित करने वाले कारक। विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्माण किन कारणों से होता है? अनेक कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वैश्विक स्तर पर कुछ सामान्य कारक हैं, जबकि कुछ कारक क्षेत्रीय या स्थानीय होते हैं। आइए कुछ मुख्य कारकों को समझें। अक्षांश। हमने कक्षा 6 में अक्षांशों के विषय में पढ़ा था। क्या आपको याद है कि अक्षांश भूमध्य रेखा की दूरी से मापे जाते हैं और जैसे जैसे हम इससे दूर या तो उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। विषुवत रेखा के आसपास की जलवायु बहुत गर्म होती है, लेकिन अक्षांश बढ़ने के साथ साथ यह समशीतोष्ण और फिर ठंडी या बर्फीली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थान जो निम्न अक्षांशों पर है वे गर्म रहते हैं, जबकि ध्रुवों यानी उच्च अक्षांशों के पास स्थित स्थान ठंडे होते हैं। ऐसा उस कोण के कारण होता है जिस पर सूर्य की किरणें किसी क्षेत्र विशेष पर पड़ती है। भूमध्य रेखा पर किरणें लगभग लंबवत होती है, जिससे उनकी संपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी की सतह के एक छोटे से केंद्र पर केंद्रित होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में किरणें झुकी हुई या तिरछी होती है और ऊर्जा एक बड़ी सतह पर वितरित होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत बड़े भाग से लंबी दूरी पार करके गुजरना पड़ता है, जैसे कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है, जिससे उनकी ऊर्जा और भी अधिक नष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों को विषुवतीय क्षेत्रों की तुलना में कम ताप मिलता है। हम इसे भारत में देख सकते हैं। कन्याकुमारी और निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण लगभग पूरे वर्ष गर्म रहते हैं, जबकि उत्तर में स्थित श्रीनगर जैसे स्थान बहुत ठंडे होते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन ध्रुवों के पास यह व्यापक क्षेत्र में फैल जाती है। सौर विकिरण और वायुमंडल। ऊंचाई एल्टीट्यूड क्या होता है? हमने पाठ में पर्वतीय पर्यटक
स्थलों के विषय में पढ़ा है जो अपनी ठंडी जलवायु के कारण लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिसमें मुन्नार, थेनी, उद्गम मंडलम यानी ऊटी, मंदिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलांग आदि प्रमुख है। हम जानते हैं कि ये स्थान मैदानों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन यह उनके ठंडे तापमान की व्याख्या कैसे करता है, आप इसका पूर्ण उत्तर बाद में अपनी विज्ञान की कक्षा में जानेंगे। सरल रूप में कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है साथ साथ तापमान भी कम होता जाता है, क्योंकि ये दार्जिलिंग का पिक्चर है, ये उद्गम मंडलम जो कि ऊटी को बोला जाता है, मुन्नार है और शिमला है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव और उसके परिणाम स्वरूप वायु का घनत्व कम हो जाता है, और जैसे जैसे वायु का घनत्व कम हो जाता है वायु ठंडी हो जाती है। जैसा कि हमने मौसम को समझना वाले अध्याय में पढ़ा था। सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, इसलिए सतह से जितनी अधिक दूरी होगी हवा उतनी ही कम गर्म होगी। हिमालय इतना ऊंचा है कि इसके कई शिखरों पर तापमान जल के हिमांक से नीचे रहता है, जिससे वे हिम से ढके रहते हैं। आइए पता लगाएं। उद्गम मंडलम यानी ऊटी एवं कोयम्बटूर लगभग समान अक्षांशों पर स्थित है। ऊटी में गर्मी का तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि कोयम्बटूर में 25 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों स्थानों पर तापमान में यह अंतर क्यों है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? समुद्र से निकटता। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता। गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म नहीं होती और सर्दियाँ बहुत अधिक ठंडी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है। यह चित्र इस घटना का विवरण प्रस्तुत करता है। आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक भी तटीय क्षेत्रों में भूमि और जल के गर्म होने एवं ठंडा होने पर चर्चा करते हुए और विस्तार से समझाती है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र समशीतोष्ण रहता है, किंतु जैसे जैसे आप तट के स्थल की ओर बढ़ते हैं तापमान अधिक होता जाता है। ग्रीष्म काल में तापमान अधिक और सर्दियों में तापमान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए मुंबई और नागपुर एक समान अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुंबई समुद्र के पास होने के कारण ग्रीष्म काल में ठंडा रहता है लगभग 32 डिग्री सेल्सियस, और यही यहाँ हल्की सर्दी लगभग 18 डिग्री सेल्सियस होती है। जबकि तट से दूर होने के कारण नागपुर में ग्रीष्म काल में तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आप देख सकते हैं कि मुंबई में ताप परिसर अधिकतम एवं न्यूनतम ताप के बीच का अंतर लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नागपुर में यह अंतर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। समुद्र ऊष्मा को धीरे धीरे छोड़ता है, भूमिगत शीघ्रता से ऊष्मा को छोड़ती है। समुद्र से दूरी को दर्शाया गया यहाँ पे। ग्रीष्मकाल सूर्य से आती ऊष्मा 32 डिग्री सेल्सियस ठंडा। समुद्र धीरे धीरे ऊष्मा को अवशोषित करता है, भूमि ऊष्मा को अवशोषित शीघ्रता से करती है, 44 डिग्री गर्म हो जाता है। समुद्र पवन द्वारा ठंडा हुआ तटीय क्षेत्र। शीतकाल में पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊष्मा है यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस ठंडा, और समुद्र पवन द्वारा गर्म हुआ तटीय क्षेत्र 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा है। पवनें। पवन गर्म या ठंडी वायु राशियों को संचालित करती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में प्रायः पवनें पश्चिम से चलती है। ये पवनें अरब के रेगिस्तान से चलकर अफगानिस्तान होते हुए शुष्क और गर्म पवनें लेकर आती है, जो ग्रीष्म काल में भयंकर ताप लहर यानी हीट वेव का कारण बनती है। सर्दियों में हिमालय से ठंडी पवनें हिमालय के गिरिपाद यानी फुट हिल्स के में नीचे की ओर प्रवेश कर जाती है, जिससे शीत लहरें पैदा होती है। पवनें केवल तापमान को प्रभावित करती है, बल्कि पवनें न केवल तापमान को प्रभावित करती है बल्कि आर्द्रता और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले वर्षण को भी प्रभावित करती है। जैसा कि हमने देखा, मरुस्थलों से आने वाली हवाएं शुष्क होती है। इसके विपरीत समुद्र से आने वाली पवनें धरातल पर नमी लाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा हो सकती है। हम शीघ्र ही मानसूनी पवनों के बारे में भी जानेंगे।
पवनें आ रही है और चक्रवातीय परिसंचरण को यहाँ पे दिखाया गया है। कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में आप जल चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। महासागर और पृथ्वी की सतह से पानी वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है और वर्षा ओले या हिम के रूप में वापस पृथ्वी पर लौटता है। स्थलाकृति क्या होती है? किसी क्षेत्र के धरातल पर अभिलक्षणों की समग्रता, जिसे पहाड़, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, ढलान, तट आदि सम्मिलित होती है, स्थलाकृति कहलाती है। स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति भी वहाँ की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाएं भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानों की पर्वतों से बचाती है। दूसरी ओर थार मरुस्थल की लगभग समतल स्थलाकृति के कारण गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव के लिए कोई अवरोध नहीं है। अगले भाग में हम भारत के दक्षिणी पश्चिम मानसून में पश्चिम घाट की भूमिका को समझेंगे। अब यह सब एक साथ देखें। किसी भी क्षेत्र की जलवायु उपयुक्त सभी कारकों द्वारा सामूहिक रूप से निर्धारित होती है। जलवायु में 3 दशक या उससे अधिक समय में किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षण या वर्षा या हिमपात, कोहरा या धुंध की घटना और पवन की दशा के प्रतिरूप का वर्णन सम्मिलित होता है। सूक्ष्म जलवायु से तात्पर्य एक छोटे से क्षेत्र से स्थानीय जलवायु से है, जो आसपास के क्षेत्र की जलवायु से अलग होती है। इसमें एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि एक अनूठा प्रतिरूप होता है। अरावली और नगरीय उष्माद्वीप, अर्बन हीट आइलैंड। अरावली है ये, और नगरीय उष्मा हीट यानी अर्बन हीट आइलैंड को दिखाएं। उदाहरण के लिए संकीर्ण घाटियों और कुछ जंगलों की अपनी सूक्ष्म जलवायु होती है। इसी प्रकार नगरीय उष्माद्वीप में भी ऐसा होता है। ऐसे शहर जिसमें बड़ी संख्या में इमारतें और अन्य कंक्रीट संरचनाएं होती है और वनस्पति बहुत कम होती है, ये सभी वहाँ से उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऐसे स्थान प्रायः आसपास के क्षेत्र की तुलना में बहुत गर्म हो जाते हैं। सूक्ष्म जलवायु स्थानीय वनस्पति और जीव जंतुओं उगाई जाने वाली फसलों तथा मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव डाल सकती है। मानसून भारत में जीवन का केंद्र है। मानसून के महीने के दौरान नदियाँ जल से भर जाती है, मिट्टी में नमी आ जाती है, फसलें उगती है और जीवन फलता फूलता है। शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है, जिसका अर्थ है ऋतु। यह शब्द हिंद महासागर यानी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। मानसून का एक वार्षिक प्रतिरूप होता है। मानसून की क्रियाविधि जटिल होती है, परंतु यह इस साधारण तथ्य पर आधारित है कि भूमि समुद्र की तुलना में शीघ्रता से गर्म या ठंडी होती है। मानसून तापमान, वायु दाब और पवन की गति के बीच मूलभूत संबंधों को सामने लाता है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है, एशियाई भूभाग गर्म हो जाता है, जिससे उस पर एक शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। क्योंकि पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है, इसलिए पवनें ठंडे उच्च दाब वाले महासागर से गर्म भूभाग की ओर चलती है। ये समुद्री पवनें नमी लेकर आती है, जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर भारी मानसूनी वर्षा होती है। इसलिए मानसून का अर्थ सामान्यतः पवनों की अपेक्षा मौसमी वर्षा से होता है। ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है यहाँ से भारत में। शीत ऋतु, उत्तर पश्चिम मानसून, भारत में मानसून उत्तर पश्चिम की तरफ। सर्दियों में यह प्रतिरूप विपरीत हो जाता है, जबकि स्थल भाग समुद्र की तुलना में शीघ्रता से ठंडा होता है। अब स्थल भाग पर उच्च दबाव क्षेत्र विकसित होता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत कम दबाव के कारण गर्म रहता है। इससे पवनें विपरीत दिशा में चलती है, अर्थात भूमि से समुद्र की ओर, जिससे एशिया के अधिकांश भाग में शुष्क परिस्थितियां बन जाती है। भारत की बात करें तो मानसून की वर्षा सामान्यतः जून की शुरुआत में भारत के दक्षिणी सिरे से प्रवेश करती है और कुछ सप्ताह में उत्तर की ओर बढ़ती है। जुलाई के मध्य तक यह संपूर्ण उपमहाद्वीप पर फैल जाती है। हालांकि यह सरलता से आगे नहीं बढ़ती है। पश्चिमी घाट स्थलाकृति के
हमारे संक्षिप्त सर्वेक्षण को याद रखें, एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। फलस्वरूप उसके पश्चिमी ढलानों पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी ढलानों में दक्कन पठार पर कम और प्रायः अंतरालों के साथ वर्षा होती है। इससे सामान्यतः ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। यह दक्षिण पश्चिम पवनों की दिशा को दर्शाता है। शीत ऋतु के आगमन पर पवनों की दिशा में परिवर्तित हो जाता है। इस समय हवाएं भूभाग से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। शुष्क हवाएं दक्षिण भारत में ठंड प्रारंभ कर देती है, लेकिन इनका एक भाग बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए कुछ नमी ग्रहण कर दक्षिण पूर्व भारत के कुछ भागों में वर्षा कराने में सक्षम होता है। इसे शीत या उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। इसे अनदेखा न करें। मेघालय स्थित मासिनराम विश्व की सर्वाधिक लगभग 11,000 मिलीमीटर यानी 11 मीटर औसतन वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। मासिनराम में मानसून से कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अनेक रागों को प्रेरित किया है। मेघ मल्हार और अमृतवर्षिनी उनमें से कुछ प्रमुख राग हैं। आइए पता लगाएं। भारत में मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान सदैव ही जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास की प्रकृति के संकेतों को ध्यान से देखा और अपने अनुभवों के स्थानीय पारंपरिक ज्ञान विकसित किया। यह पारंपरिक ज्ञान एक महत्वपूर्ण विरासत है जिसे हमें संरक्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए कोंकण तट पर मछुआरे मानसून के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। जब जल के नीचे रहने वाली मछलियां सतह पर दिखाई देने लगती है। दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह माना जाता है कि मानसून गोल्डन शावर ट्री या अमलतास कैसिया, जिसे कैसिया फिस्टुला के नाम से जाना जाता है, के खिलने के 50 दिनों के भीतर आ जाता है। कुछ समुदायों का यह भी मानना है कि जब कौवे अपने घोंसले पेड़ की चोटी पर बनाते हैं, यह कम वर्षा का संकेत देती है, जबकि अगर घोंसले नीचे है तो भारी वर्षा का संभावना होती है। अपने क्षेत्र में वर्षा, कोहरे, हिम या सहिम वृष्टि के बारे में ऐसे स्थानीय ज्ञान की सूची बनाइए। जलवायु और हमारा जीवन। हमारे जीवन का जलवायु में गहन संबंध है। हम इस पर निर्भर है। उदाहरणों के लिए जलवायु का प्रभाव स्थानीय संस्कृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत में ऋतुओं और कृषि गतिविधियों से संबंधित अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। आइए पता लगाएं। अपने दादा दादी जी या पड़ोस के वृद्धजनों से संपर्क कीजिए। उनसे उनके बचपन और युवा अवस्था में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहारों और नृत्यों के बारे में पूछिए जो उन्हें याद है, विशेषकर जो कृषि और वर्षा से संबंधित है। वे किन रीति रिवाजों में भाग लेते थे। फिर अपने साथियों के साथ एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कीजिए। आप अपने वयोवृद्ध द्वारा साझा किए गए कुछ नृत्यों, गीतों और गतिविधियों को वहां प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे वह फसल की रस्म हो या वर्षा के देवताओं की प्रार्थना के बारे में एक सरल कहानी या कोई नृत्य हो। अपने सहपाठियों के लिए इन परंपराओं को जीवंत करने का प्रयास कीजिए। जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। प्रायः आपने यह सुना होगा कि मानसून फेलियर हो गया है, जिसका अर्थ है मानसून के मौसम में वर्षा का कम होना। ऐसे समय में कृषि प्रभावित होती है। लोग सामान्यतः महिलाओं को जल की तलाश में लंबी दूरी तक तय करनी पड़ती है और कृषि श्रमिकों के नगरों की ओर पलायन की संभावना होती है। खाद्यान्न बड़े पैमाने पर अनाज, सब्जियां और महंगे हो जाते हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। औद्योगिक गतिविधियां भी प्रायः पूर्वानुमानित मौसम और जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। विश्व भर में हम जलवायु और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच ऐसे संबंधों को सरलता से पहचान सकते हैं। जब जलवायु जन्य आपदाएं आती है तो ये स्थितियां विशेष रूप से तनावपूर्ण हो जाती है। कुछ त्यौहार है। बिहू असम का डांस है, छठ पूजा बिहार का, मकर संक्रांति यहाँ मनाया जा रहा है, बैसाखी पंजाब का, पोंगल, अभी शीतकालीन महोत्सव मनाया जा रहा है, हेमिस त्यौहार है लद्दाख का, लोसांग, गुड़ी पड़वा, लोहड़ी पंजाब, ओनम केरल का,
जलवायु और आपदाएं। भारत में मौसम के विविध स्वरूप चरम स्थितियों जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और जलवायु संबंधी विकट आपदाओं को जन्म दे सकते हैं। ये घटनाएं लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, कृषि को बाधित करती है, आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाती है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। चक्रवात। प्रतिवर्ष भारतीय तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट कई चक्रवातों का सामना करता है। गत वर्षों में इसमें से कुछ अत्यधिक विनाशकारी रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और पशु जीवन की हानि हुई है, संपत्ति और आधारभूत ढांचों को नुकसान पहुंचा है, पेड़ उखड़ गए और मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आने वाले चक्रवातों पर नज़र रखता है और उनके बनने यानी विकास और प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है। इसे अनदेखा न करें। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। एनडीआरएफ बटालियन भारत में 12 अलग अलग स्थानों पर स्थित है। एनडीआरएफ ने चक्रवात, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपदा सेवा सदैव। चक्रवात कैसे बनते हैं? हमने देखा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में समुद्र के पास वायुमंडलीय दाब आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाते हैं, जिससे निम्न दाब तंत्र बनता है। यह स्थिति आसपास के क्षेत्रों से पवन को निम्न दबाव क्षेत्रों की ओर खींचता है और धीरे धीरे यह निम्न दबाव का क्षेत्र समुद्र से स्थल की ओर बढ़ता जाता है। यह पवन अपने साथ नमी और वर्षा लाती है। जब निम्न दबाव तंत्र तीव्र हो जाता है और पवन की गति अधिक हो जाती है तो इसका परिणाम चक्रवात हो सकता है। जैसे ही पवन नमी एकत्र करती है, वे बादल बनती है और बाहर से अवदाब केंद्र की ओर घूमती है। यह केंद्र, जो कि बादल रहित होता है, चक्रवात की आंख कहा जाता है। आइए विचार करें, बादल क्या है? आप कह सकते हैं कि ये आकाश में सफ़ेद गुच्छे हैं, लेकिन ये किससे बने हैं? इसका उत्तर सरल है, जल। लेकिन ये केवल जल नहीं है, बादल जल की बूंदों और हिम के टुकड़ों या दोनों का मिश्रण होते हैं जो वायुमंडल में लटके रहते हैं। बाढ़। सामान्य रूप से जब शुष्क भूमि पर जल का अति प्रवाह होने लगता है तो बाढ़ आती है। ऐसा भारी वर्षा के कारण हो सकता है, जिससे सतह पर अत्यधिक जल बहने लगता है, जिससे भूमि सोख नहीं पाती। नदियों और झीलों जैसे निकायों में जल का अधिकांश संचय हो जाता है, जिससे जल बाहर बहने लगता और किनारे टूट जाते हैं। प्रायः बाढ़ मानसून के दौरान आती है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। बादलों का यहाँ पे निर्माण दिखाया जा रहा है। निम्न दबाव का क्षेत्र है और पवन समुद्र के नमी वाली हवा लेकर आती है। चक्रवाती पानी को दिखाया गया है। यहाँ पे चक्रवात की आंख को दिखाया गया है, चक्रवात जो बन रहा है। आइए पता लगाएं, क्या आपने कभी बाढ़ देखी है अथवा इसके विषय में पढ़ा है? भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए। समूह में चर्चा कीजिए कि बताए गए राज्यों में बाढ़ क्यों आती है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में बाढ़ तब आती है जब हिम नदियाँ झीलें सामान्य से अधिक मात्रा में जल निकास करने लगती है। हिम नदियाँ झीलें अपने जल को रोकने के लिए चट्टानों और हिम का एक अवरोध बनाती है, जो प्रायः पिघलते हिमनदों से आता है। यदि हिमनद बहुत तेज़ी से पिघलते हैं, जैसे कि प्रायः होता है, या यदि बहुत अधिक वर्षा होती है तो दबाव के कारण अवरोध तोड़ सकता है। इसे हिमनदीय विस्फोट यानी ग्लेशियर बर्स्ट कहा जाता है। लोगों और संपत्ति के लिए यह विनाशकारी होता है। इसे अनदेखा न करें। 2013 में उत्तराखंड में कई दिनों तक लगातार भारी वर्षा के कारण अचानक हिमनदीय विस्फोट हो गया। इसके बाद कई भूस्खलन हुए। भारत के महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों से एक केदारनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। बाढ़ में कई गांव बह गए, साथ ही कई सड़कें, पुल भी बह गए। कुल मिलाकर 6000 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से अधिकतर तीर्थयात्री थे। चक्रवात से नुकसान को दिखाया गया है, भूस्खलन को यहाँ पे दिखाया गया है। जंगल की आग देखिए कैसे लगी हुई है, और यहाँ पे बाढ़ को दिखाया गया है।
भारी वर्षा होने पर कई शहरों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा जल निकासी व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ या अनियोजित निर्माण के कारण होता है। बहुधा यह जल मार्गों पर अतिक्रमण और जल प्रवाह के अवरुद्ध होने के कारण होता है। इसके अतिरिक्त शहरों में कंक्रीट या डामर की सतह जल को भूमि द्वारा अवशोषित नहीं होने देती है। भूस्खलन क्या होते हैं? भूस्खलन शैल यानी रॉक, मिट्टी या मलबे का अचानक ढहना है, जो प्रायः भारी वर्षा, भूकंप या ज्वालामुखी सक्रियता के कारण होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी घाटी और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन आम बात है। ये घटनाएं प्रायः मानसून के दौरान होती है। मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, स्वीकृत विधियों का पालन किए बिना आधारभूत ढांचे का निर्माण तथा जल के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली अत्यधिक इमारतों के निर्माण के कारण इन क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ गई है। दावानल, जंगल की आग। दावानल एक अनियंत्रित आग है जो जंगल में तीव्र गति से फैलती है। प्रायः शुष्क जलवायु परिस्थितियों में सूखा या तेज हवाओं के कारण फैलती है। मानवीय लापरवाही भी इसका एक और आम कारण है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे घने वन प्रदेशों या घास के मैदान वाले राज्यों के साथ ही पश्चिमी घाट जैसे पर्वत श्रृंखला में दावानल एक आम बात है। आग जंगल के बड़े क्षेत्रों को नष्ट करने के अलावा वन्यजीवों पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाती है, हवा की गुणवत्ता को खराब करती है और स्थानीय समुदायों को विस्थापित होने पर विवश करती है। इसलिए इसके परिणाम पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों होते हैं। आइए पता लगाएं। चित्र 3.15 को देखिए। आपदा के प्रकारों को पहचानिए और लोगों, पेड़ पौधे, जानवरों और आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। 4 या 5 के समूहों को ऊपर वर्णित प्रत्येक आपदा में प्राकृतिक और मानवीय कारणों की पहचान कीजिए। अपने निष्कर्ष की तुलना कीजिए। इन्हीं समूहों में उन उपायों की भी चर्चा कीजिए जो उपयुक्त आपदाओं से बचने में सहायता कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? ऊर्जा के वे स्रोत जो लाखों वर्ष पहले मृत और जानवरों के अवशेषों से बने थे। ये लाखों वर्षों से मिट्टी एवं शैल की परतों या समुद्र के नीचे दबे हुए थे, जहां गर्मी और दबाव ने उन्हें धीरे धीरे कोयला, पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। वही जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य जलवायु में महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालिक परिवर्तन से है। यह संपूर्ण पृथ्वी पर या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है और इसमें तापमान, वर्षा और मौसम की घटनाओं में परिवर्तन सम्मिलित है। पिछली शताब्दियों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं में जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया, जिसे समझने के लिए हम पिछले लाखों वर्षों को देख सकते हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी के बाद से जलवायु परिवर्तन मुख्यतः मानवीय गतिविधि, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई, पर्यावरण के लिए हानिकारक औद्योगिक उत्पादन एवं अत्यधिक या अनावश्यक खपत के प्रतिरूप द्वारा प्रेरित रहा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु क्यों प्रभावित होती है? पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अन्य गैसें धीरे धीरे वायुमंडल में उत्सर्जित होती है, जो कि सूर्य से प्राप्त गर्मी को रोकती है। यह प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी को जीवन के लिए आवश्यकता अनुसार गर्म रखता है। हालांकि मानवीय गतिविधियां जैसे उद्योग, परिवहन और कृषि ने कुछ ही शताब्दियों में इन हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैसों का भारी मात्रा में उत्सर्जन किया है। यह तीव्र वृद्धि अतिरिक्त गर्मी को रोकती है, जिससे तेजी से वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है। यह जलवायु प्रतिरूप को बाधित करता है, जिस पर हजारों वर्षों से पेड़ पौधे, जानवरों और मानव समाजों ने स्वयं को अनुकूलित किया है। मानव में अनेक क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए 2025 के आरंभ में देश का औसत तापमान सामान्यतः 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिसके परिणाम स्वरूप सर्दी सामान्य से बहुत कम और हल्की थी। इसका असर न केवल कृषि उत्पादन में बल्कि अनेक लघु उद्योगों पर पड़ा। यह मात्र एक उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे गर्म होती पृथ्वी हमारे लिए बढ़ती चुनौतियों का सामना लाती है। जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के कारणों के बीच संबंधों को समझना हमें
इन चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में सहायता करता है। यह समुदायों में अधिक पर्यावरण अनुकूलन आचरणों और लचीलेपन एवं अनुकूलन के निर्माण की आवश्यकताओं का भी समर्थन करता है। भारत सहित विश्व भर की सरकारें जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण के उपायों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, जैसे हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कटौती, वृक्षारोपण, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना आदि। किंतु ये प्रयास प्रायः आर्थिक विकास और उपभोग की बढ़ती आकांक्षाओं से टकराते हैं। लचीलापन आपदाओं का सामना करने या उसे शीघ्र उबरने की क्षमता को लचीलापन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन में न्यूनीकरण वैश्विक तापमान वृद्धि को धीमा करने और जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करने के सहायता करने वाले उपायों को अपनाना ही जलवायु परिवर्तन का न्यूनीकरण है। सतत क्या होता है? जिसे लंबे समय तक बनाए रखा जा सके, सतत कहलाता है। आगे बढ़ने से पहले भारत की विविधतापूर्ण जलवायु इसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती है, जिसमें पहाड़, पठार और मरुस्थल सम्मिलित है। मौसम अल्पकालिक होता है, ऋतुएं प्रतिवर्ष आती है तथा जलवायु दशकों तक दीर्घकालिक प्रतिरूप में प्रतिबिंबित रहती है। ऊंचाई, अक्षांश ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन और आस्थाकृति जैसे कारक जलवायु को निर्धारित करते हैं। मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। यह फसल चक्र और आजीविका को प्रभावित करता है। जलवायु सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, कृषि और आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी होती है। जलवायु की समझ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और चक्रवातों के लिए तैयार रहने में सहायता करती है। जलवायु परिवर्तन मौसम अथवा तापमान को अति की ओर ले जाता है। यह प्राकृतिक और मानवीय जीवन के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है।